दोस्तों नमस्ते। आज राजस्थान इतिहास की मॉक क्लास का ये लगभग हमारी चौथी क्लास रहेगी और इससे पहले मैंने 3 क्लास कंप्लीट करवा दी है। जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो क्लास देख के आना, वरना इन क्लासों का कोई महत्व नहीं है। और जिस दिन मैंने पहली क्लास शुरू की थी वहीं आपको मैंने कहा था कि मैं कंप्लीट राजस्थान इतिहास लगभग 3 महीनों में आपके मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, ये मैंने आपसे वादा किया है। और हाँ, कंटिन्यू नहीं हो रही है। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि बिजली का कारण है। बिजली बहुत कट रही है तो फिर क्लास रिकॉर्ड करना भी मुश्किल हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं फिर भी मैं प्रयास करूंगा। आज की क्लास स्पेशल ही कालीबंगा के रहेगी क्योंकि इतना महत्वपूर्ण स्थल है। और हर परीक्षा में किसी भी, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। जो पहले बन गया है आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। अब नया कोई बनने की संभावना है तो मैं यहाँ से आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, इसकी कालीबंगा की मैं 2 क्लास रखूंगा, एक आज की रहेगी, एक 8-10% कल के रहेंगे। तो मैं कंप्लीट समझाने का यहाँ आपको प्रयास करूंगा। और प्रश्न बिल्कुल मैं नए बना रहा हूँ। प्रश्न इसलिए मैं नए बना रहा हूँ क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कालीबंगा के बारे में। आपकी सोच कैसी है, आप कितने इसके प्रति सकारात्मक रूप से आप पढ़ना चाहते हो, उतना मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखना। देखो, पहला प्रश्न देखना और समझने का प्रयास करना कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि कालीबंगा को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला भाग प्राग कालीबंगा, प्राग हड़प्पा कालीन। ठीक है, प्राग हड़प्पा कालीन कालीबंगा। ठीक है, वो एक पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन कालीबंगा, हड़प्पा कालीन कालीबंगा। ठीक है, अब इसके भी 2 भाग आगे पढ़ेंगे, परंतु मैं इसको 2 भाग को आपको बाद में डिटेल बताऊंगा। हाल फिलहाल आपको इतना समझना है कि हड़प्पा के जितने भी उपकरण प्राप्त होते हैं वो हम 2 भागों में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अब यहां से एक प्रश्न अभी वर्तमान में बना था कि कौन सी उपकरण सामग्री प्राग हड़प्पा कालीन नहीं है। मतलब ये हो गया कि आपको ये दोनों तुलनात्मक रूप से पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये आपको तय मान के चलना है। तो मैं आज इसके बारे में लगभग 8 से 10% मैंने बनाए हैं। आज इसके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आप बाहर जाएगा। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, चाहे सेकेंड ग्रेड कर रहे हो, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से मैं प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप समझना इस चीज को। 2 चरणों में पढ़ेंगे कालीबंगा को। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि खोज किसने की, क्या है वगैरह वगैरह, वो आपको चीजें लगभग पता है। कंसेप्ट वहां आपका फैक्ट के रूप में क्लियर है। अब अवधारणात्मक रूप से आपको ये चीजें समझनी है और इसके बारे में तो बहुत महत्वपूर्ण वर्तमान में प्रश्न बनने लग गए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करना है ना। तो पहला प्रश्न देखो आज का। हाँ, पहला प्रश्न देखो, प्राक हड़प्पा युग कालीबंगा की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं पूछिए। जैसा वर्तमान में पैटर्न है उसके आधार पर ही मैं आपको ये प्रश्न करवा रहा हूं, समझने का प्रयास करना। इस काल के उपकरण केवल पश्चिमी टीले के उत्खनन में मिले हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, स्टार लगा के नोट कर लेना कि प्राप्त हड़प्पा युगीन कालीबंगा के अवशेष हमें पश्चिमी टीले से ही मिले। आगे मैं आपको इस पर डिस्कशन करूंगा, तब बताऊंगा कि एक था यहाँ। ठीक है, 2 प्रकार के कालीबंगा क्षेत्र को बांटा गया था। ये था पश्चिमी टीला, ठीक है, और ये पूर्वी क्षेत्र क्षेत्र या कहूं की बस्ती या निचला नगर। ठीक है, तो ये पश्चिमी टीला था ना, टीला, यहाँ पर हमें उत्खनन होता है। इसके बाद में आप जानकारी बताऊंगा कि यहाँ की बस्ती सुरक्षात्मक दीवार के परकोटे द्वारा सुरक्षित की गई थी। ये भी मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा से दोहरे प्राचीर के उपकरण मिलते हैं। इसका मतलब सूचना मिलती है कि ये भी प्राचीर से घिरा हुआ था और ये निचला क्षेत्र भी प्राचीर से घिरा हुआ था। मतलब दोनों ही क्षेत्र दोहरी प्राचीर के की जानकारी हमें कहां से मिलती है, कालीबंगा से मिलती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है,
ये बात, इस काल के मकान कच्ची ईंटों के बने थे, बिल्कुल सत्य हैं। इस कालीबंगा सभ्यता में हमें स्पेशल ही कच्चे ईंटों का प्रयोग लगभग लगभग मिलता है। आगे और डिटेल आएगी इसके बारे में, बहुत सारे मैंने प्रश्न बनाए हैं। इन घरों में तंदूर नुमा चूल्हे भी मिले हैं। ये तो आप स्टार लगा के ही लिख लेना कि कालीबंगा की जो तंदूर नुमा चूल्हे मिले हैं, मतलब सामूहिक रूप से हमें यहाँ भोजन या सामूहिक परिवार के लगभग हमें यहाँ जानकारी मिलती है। ठीक है, कालीबंगा के पश्चिमी किले, किले नहीं है ये टीले, ठीक है, टीले के उत्खनन में 8 स्तर प्राप्त होते हैं। ये कथन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्रश्न बना था कि कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पे हुआ था, तो स्तर कितने थे, 5 स्तर थे। कितना माइनर मिस्टेक है, 5 स्तर थे। अब 5 स्तरों में आपको एक चीज समझनी, चीज आप समझना कि 5 स्तर तो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब पहला और दूसरा स्तर पर जो सामग्री प्राप्त हुई ना, वो प्राक हड़प्पा कालीन है। ये स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि 5 स्तरों में से प्रथम और द्वितीय स्तर की जो सामग्री है वो प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा की सामग्री है। ये स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बाकी 3 स्तरों के उत्खनन क्या है, हड़प्पा कालीन है। क्या है, हड़प्पा कालीन है। तो पहला और दूसरा स्तर प्राक हड़प्पा कालीन से है। और कुल कितने स्तरों पर इसका उत्खनन होता है, तो इसका 5 स्तरों पर उत्खनन होता है। तो ये कथन बिल्कुल क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। यहाँ पर कितने हैं उत्खनन, 5 स्तर पे उत्खनन होता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को आप समझने का प्रयास करना। ऐसे प्रश्न वर्तमान में आगे बनने वाले हैं, इसलिए हमारी तैयारी एक कदम आगे की तैयारी। ठीक है, ऐसे शानदार प्रश्न आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आप देख, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, बहुत कम किताबों में इसकी जानकारी दी गई, अभी विस्तार से यहाँ प्रश्न बना भी नहीं है। और प्रश्न जो बने हैं मैं आपको वो बताने का प्रयास करूंगा कि प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा विभिन्न प्रकार के मर्द बांड को कितने भागों में बांटा गया। ये प्रश्न है कि कालीबंगा में जो मर्द बांड संस्कृति प्राप्त होती है ना, और मर्द बांड भी देखो, प्राक हड़प्पा युगीन है, याद रखना, मर्द बांड प्राक हड़प्पा युगीन है, याद रखना। मरण मूर्तियां याद रखना, हड़प्पा युगीन है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इतनी विस्तार से डिटेल किताबों में पढ़ी हुई है, परंतु गाइडों में बहुत कम चीजें मिलती है। आपको ये चीजें पढ़नी होगी, ये चीजें आपको समझनी होगी। ये पूरी डिटेल में आपको नहीं बता सकता, बहुत विस्तार से वीडियो हो जाएगा। तो हमें ये चीजें शॉर्ट में ये समझनी है कि मर्द भांड है वो प्राक हड़प्पा युगीन है, याद रखना। और कितने भागों में बांटे गए हैं, वो 6 भागों में यहाँ से बांटे गए हैं। उसको कहते हैं फैब्रिक ए से लेकर फैब्रिक ABCDEF, लगभग 6 भागों में यहाँ से बांटे गए। ठीक है, तो कितने भागों में बांटे गए हैं, 6 भागों में बांटे गए हैं। और यहाँ के मर्द बांडों की विशेषता मैं आपको बताऊंगा। अलंकरण विशेषता, ये प्रश्न पूछा था कि कौन सी सभ्यता के मर्द बांड अलंकरण रूप में प्रसिद्ध हैं, तो वो भी कहां से है, कालीबंगा से हैं। तो आप इतना दिमाग में रखना कि मर्द बांडों को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में यहाँ से आपको बांटा गया है। इसकी सारणी मैं आपको बताऊंगा, देखो भी। अब यहाँ समझना, ठीक है ना, यहाँ आप लगभग दिख रहा होगा ना, ठीक है, दिख रहा होगा आराम से। देखो, मर्द बांड 6 श्रेणी यहाँ में कालीबंगा की बांटी गई है। और फैब्रिक ए कैसे थे, लाल और गुलाबी, सफेद और लाल रंग का अलंकरण। ठीक है, फैब्रिक बी ऊपरी भाग पर लाल परत। ठीक है, फैब्रिक सी लाल और बैंगनी रंग, लाइनदार मर्द बांड। ये स्टार लगा के लिख देना। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो ना, तो फिर ये सारणी मेरे अनुसार डेफिनेटली 100% यहाँ से एक प्रश्न बनने की मुझे लग रहा की संभावना है। विशेषता पूछ सकता है फैब्रिक डी लाल रंग के मोटे मर्दबांड, इसकी कोई खास बात नहीं है। फैब्रिक ई लाल रंग के छोटे मर्दबांड, इसकी कोई खास बात नहीं है। फैब्रिक एफ, ये भी स्टार लगा अपने कॉपी नोट कर लेना कि स्लेटी रंग के छोटे, सफेद और काले वर्ण में अलंकरण मिलता है। तो स्लेटी रंग के
फैब्रिक एफ में मिलती है, और लाल और बैंगनी रंग फैब्रिक सी में मिलती है। और लाइनदार मर्दबान, सफेद और लाल रंग का अलंकरण और सफेद और काले वर्ण का अलंकरण, ये चीजें आपको सीखनी है। और इतना इतना डीपली मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेशनल पर्सन बन सकता है। तो ये सारणी मैंने आपको टेलीग्राम पर डाली थी, और कल इसकी और पीडीएफ आपको मैं वहां उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये चीज समझनी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आपके लिए ये लग रहा होगा कि ये सर ये क्या लेके आ गए, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो फिर जो नहीं देखा, जो नहीं पढ़ा, वही तो हमें पढ़ना है। और वो ही तैयारी क्या कहलाती है, एक कदम आगे की तैयारी कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। फैब्रिक एफ आप स्टार लगा कर कॉपी नोट कर लेना, और फैब्रिक सी स्टार लगा कॉपी में नोट, दोनों चीजें तो आप नोट ही कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। बहुत सारे प्रश्न मैंने बनाए, बहुत डिटेल पढ़ी किताबों में, आपको पढ़ना है। प्राग हड़प्पा युगीन भवन निर्माण में कौन सी विशेषता नहीं है। प्राग हड़प्पा की भवन निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भवनों के दीवारों पर कहीं कहीं मिट्टी का लेप भी मिलता है, बिल्कुल ये मिट्टी का लेप भी हमें यहाँ से लगभग जानकारी मिलती है, तो ये भी कथन सही है। भवनों का निर्माण 2 चरणों से होकर गुजरता है, बिल्कुल सही बात है। भवनों का निर्माण लगभग 2 चरणों में गुजरता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता था, ये कथन सही नहीं है। पक्की ईंटों का प्रयोग एक तो स्नानघर और नालियां, ये आप स्टार लगा लेना कि स्नानघर और नालियों में तो पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, परंतु मकान बनाने में, भवन बनाने में हमेशा ही कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। तो ये भी लाइन स्टार लगा लिखना। सिर्फ कच्ची ईंटें भी नहीं मिली है, ये भी आप दिमाग रखना, सिर्फ कच्ची ईंटें नहीं मिली, पक्की ईंटें भी मिली है, पर तो पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत सीमित था। और ईंटों का आकार कहते हैं कि 4:3:2, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि 40, 30, 20, ऐसा कुछ अनुपात हमें 4:3:2 अनुपात रूप में हमें ईंटों का अनुपात या भार के रूप में भी ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आप चीज समझना कि ईंटों का प्रयोग भवनों में नहीं किया गया था। यहाँ की छतें भी कैसी थी, यहाँ की छतें भी लकड़ी की बनी होती थी। ऐसे कहते हैं कि कहीं कहीं लकड़ी का प्रयोग मिलता है, जैसे नालियों को ढकने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया था, वो भी चीजें आपको समझनी है। और विशेषकर छतें होती थी लगभग कच्ची ही होती थी, ठीक है, लगभग कच्ची छतें ही होती थी। ठीक है, तो ये प्रश्न है, आपको समझना है, आपको कंसेप्ट समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। और प्राक हड़प्पा युगीन ये चीजें चल रही है, तो कंप्लीट इस पर डिस्कशन करेंगे। आप मस्त रहो, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, एक और प्रश्न देखो। हड़प्पा युगीन प्राप्त कृषि जानकारी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। प्राक हड़प्पा कालीन में हमें कृषि का भी स्पेशल रूप से उल्लेख मिलता है, तो इस प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। इस काल की सर्वोत्तम उपलब्धि जुते हुए खेत के अवशेष, ये तो हमें स्पष्ट रूप से पता है कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं, ये आपके लिए कोई नई जानकारी नहीं, बेसिक जानकारी। ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ से कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये भी कथन बिल्कुल से हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ से एक साथ 2 फसलें उपज का अनोखा विवरण मिलता है, ये भी हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी, तो हमें ये भी जानकारी हमें कालीबंगा से मिलती है। ठीक है, यहाँ का कृषि क्षेत्र परकोटा के अंदर मिलता है, ये बात बिल्कुल कथन गलत है। परकोटे के कृषि क्षेत्र परकोटे से क्या था, बाहर था। स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जो कृषि क्षेत्र था, जो ये कृषि क्षेत्र जो मैं बता रहा हूँ कि जुता हुआ खेत मिला है, खेती के प्राचीनतम कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, 2 फसलें उगाए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये जो खेती का क्षेत्र था ना, वो परकोटा नहीं था, परकोटा जो पश्चिमी कह सकते हैं कि टीला, तो टीले से वहां प्राप्त होता है, उस परकोटे से बाहर था। परकोटे के पार का मतलब हो गया कि ऊपर वाला क्षेत्र, और ये उस परकोटे की दीवार थी। इस दीवार के बाहर कृषि के क्षेत्र थे, अंदर नहीं थे। तो कृषि के परकोटे के अंदर मिला, अंदर नहीं मिला है, परकोटे के बाहर ये जानकारी हमें यहाँ से मिलती।
ठीक है ना। तो इतनी माइनर मिस्टेक प्रश्नों में आपको समझनी है, और जब ये समझ जाओगे ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपके आने वाली। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक और प्रश्न देखो, प्राक हड़प्पा युगीन काल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। कुछ मैं चीजें और ऐड कर रहा हूं। देखो, इस युग के लोग चाक के प्रयोग से परिचित थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि मिट्टी की जो मर्द बाण हमें सामग्री मिलती है, तो चाक के ऊपर जो कुम्हार बनाते हैं ना मिट्टी के बर्तन, तो चाक की लगभग जानकारी यहाँ से मिलती है। यहाँ के खिलौनों में खंडित बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये स्टार लगा के आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये मान चलो कि ये इस क्लास की सबसे बेस्ट लाइन है, सबसे बेस्ट लाइन है कि यहाँ से खिलौने में खंडित बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है। आपको बहुत कम किताबों में यह जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए अपनी कॉपी में ये तो स्टार लगा के लिख ही लेना। ठीक है, इस काल में फसल काटने के तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि लगभग तो हड़प्पा कालीन ताम्र युगीन सभ्यता ही मानी जाती है। ठीक है, वैसे इसको कहते हैं कांस्य युगीन है, परंतु ताम्र का लगभग प्रयोग इसके अंदर होने लगा था। ठीक है, इस काल में आवागमन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बैलगाड़ी के पहिए यहाँ से मिले, क्या मिले हैं, बैलगाड़ी के पहिए यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ भी जानकारी मिलती है। स्नानघर और नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये भी, ये लाइन देखो आ गई, मैंने प्रश्न पहले करवाया था ना कि भवनों में पक्की ईंटें प्रयोग नहीं की जाती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग से में हमें कहाँ मिलता है, स्नानघर और नालियों में हमें पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो इतना लगभग प्राक हड़प्पा युगीन मुझे लगता है कि पर्याप्त है। एक दो प्रश्न और बनाए हैं, वहां से आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन स्टार लगा के, और ये भी ठीक है, ये भी, ये दो लाइन तो आप लिख ही लेना स्टार लगा के, बहुत उपयोगी लाइन है। आगे भविष्य में कोई परीक्षा होगी और नया प्रश्न बनेगा तो फिर आप देखना कि ऐसे प्रश्न वहां आपको सेम टू सेम मिलने वाले है ना। अगला प्रश्न देखो, देखना, हड़प्पा युगीन कालीबंगा के पश्चिमी दिशा में निर्मित दुर्ग के भग्नावशेष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, मैंने आपने दो चीजें पढ़ ली। ठीक है, पहली चीज आपने प्राक हड़प्पा युगीन चीजें पढ़ ली कि कालीबंगा में ये सामग्री होती है। अब दूसरा भाग आता है हड़प्पा युगीन। ठीक है, दूसरा भाग आता है हड़प्पा युगीन। ठीक है, हड़प्पा युगीन, यहां से आप एक चीज समझना, ये हड़प्पा युगीन है। अब यहां से दो दुर्ग टीला, दुर्ग और सामान्य बस्ती, सामान्य बस्ती। ठीक है ना। अब इसको हम दो रूपों में पढ़ेंगे। एक तो दुर्ग वाला पश्चिमी क्षेत्र, जहां दुर्ग के अवशेष प्राप्त होते हैं। देखो, दुर्ग के अवशेष प्राक हड़प्पा युगीन में प्राप्त नहीं होते हैं, सिर्फ पश्चिमी टीला ही प्राप्त होता है। ये आप दिमाग में रखना। ये दुर्ग के अवशेष हड़प्पा कालीन कालीबंगा में मिलते हैं। तो हड़प्पा युगीन कालीबंगा को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक दुर्ग पश्चिमी वाला जो दुर्ग टीला कहलाता है, और दूसरा जो सामान्य बस्ती कहें कि नॉर्मल या कह सकते हैं कि सामान्य बस्ती, सामान्य क्षेत्र भी इसको कह सकते हैं। आगे मैं आपको एक मैप के द्वारा मैं वो चीज आपको यहाँ से समझूंगा। तो दोनों चीजें हैं। ठीक है, ये भी दोनों अलग अलग याद रखना। दुर्ग वाली पश्चिमी टीले में सामग्री अलग प्राप्त हुई है, और सामान्य क्षेत्र की सामग्री अलग प्राप्त होती है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है वो देखो, हड़प्पा युगीन कालीबंगा की पश्चिमी दिशा में निर्मित दुर्ग के भग्नावशेष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपके लिए प्रश्न अद्भुत हो सकता है। आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने होंगे। आपकी तैयारी एक उच्च स्तर तक ले जानी है। जब पढ़ना ही है, जब बेस्ट ही पढ़े, अपना टाइम पास करने का कोई मतलब है। ठीक है, इस दुर्ग के प्राचीर की आकृति समचतुर्भुज आकार की, बिल्कुल सही कथन है। ये जो दुर्ग प्राप्त हुआ है, इस दुर्ग के लगभग समचतुर्भुज के समान लगभग इसकी आकृति। ठीक है, दुर्ग के दक्षिणी भाग में कच्ची मिट्टी ईंट से बने चबूतरे हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दक्षिणी दुर्ग के दक्षिणी भाग में, याद रखना ये चीज बहुत महत्वपूर्ण लाइन हो जाएगी कि चबूतरों पर एक कुआ और 6 अग्नि वेदिकाएं प्राप्ति हुई है। कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है,
6 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है और हमें किताबों में लगभग 7 भी मिलती है, ठीक है ना। यहाँ से 7 भी अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं, 8 भी जानकारी इसकी मिलती है, तो वो अलग अलग किताबों में है। लगभग मेरे अनुसार 7 ऑथेंटिक मानी जाती है कि 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती है, कहीं 8 भी होती है, परंतु शर्मा एंड पावा की किताब में आपको इसकी पूरी डिटेल दे दूंगा कि कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, ठीक है। अग्नि वेदिका की आकृति आयताकार कुंडनुमा थी, अग्नि वेदिका की आकृति आयताकार कुंडनुमा थी, यह भी बिल्कुल सही कथन है। हाँ, ये स्थिति पूछ रहा ना तो बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत आ रही। 8 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, हाँ बिल्कुल सही। देखो आप, ये कथन बिल्कुल सही है, समचतुर्भुज आकार का है, बिल्कुल सही कथन है। यहाँ से कच्ची मिट्टी ईंट निर्मित चबूतरे मिले हैं, बिल्कुल सही है। चबूतरों पर एक कुआ है और 6 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, तो वो 6 अग्नि वेदिकाएं नहीं है, वो कितनी अग्नि वेदिकाएं हैं, 8 अग्नि वेदिकाएं हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 6 अग्नि वेदिकाएं नहीं, ठीक है, या तो 7 है कहीं किताबों में या फिर कहीं 8 लिखा हुआ है, 6 तो कोई अग्नि वेदिका में उल्लेख नहीं करता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अग्नि वेदिका की आकृति आयताकार कुंडनुमा भी थी, ये बिल्कुल सही कथन है। तो ये जो अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है ना, वो दुर्ग के दक्षिणी भाग में प्राप्त हुई है। ये स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि जो 8 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है ना, 8 अग्नि वेदिकाएं दुर्ग भाग के दक्षिणी भाग में ये स्थिति मिलती है। तो ये चीज भी आपको यहाँ से समझनी है, ये दुर्ग वाले क्षेत्र के बारे में ये जानकारी दी गई, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, बेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से प्राप्त मर्द बाण को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है। ये प्रश्न अभी वर्तमान परीक्षा में पूछा गया था। देखो मैं आपको मर्द बाण के 6 प्रकार मैंने क्यों बताए, फैब्रिक ए से लेकर फैब्रिक ई एफ तक, ठीक है। ए से एफ तक मैंने आपको चीजें क्यों बताई है, क्योंकि ऐसा प्रश्न बन चुका है। ये प्रश्न देखो कि मर्द बाण लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन, ज्यामितीय कह सकते हैं या कह सकते हैं कि अलंकरण, ठीक है। तो ये अलंकरण वाली चीज हमें कहां से मिलती है, हमें जानकारी मिलती है कालीबंगा से। मैंने आपको बताया था कि फैब्रिक एफ में और फैब्रिक सी दोनों चीजें तो कंप्लीट ही आपको तैयार करनी है। ऐसा प्रश्न बन चुका है, मतलब कि प्रश्न नए बनने की संभावना आपके है, ठीक है ना। इतनी आपको प्रश्न डीपली इतना पूछ लिया है तो फिर यहाँ आने में भी एग्जामिनर को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आपको ये चीजें भी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। फैब्रिक सी और फैब्रिक एफ जरूर याद कर लेना आप। अब ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई। हाथी दांत का कंगा बिल्कुल प्राप्त होता है, वस्त्र की तांबे की प्रतिकृति ये भी बिल्कुल प्राप्त होती है, मिट्टी की चूड़ियां ये भी बिल्कुल प्राप्त होती है, परंतु हल्की मिट्टी की प्रतिकृति ये हमें मिलती है हड़प्पा के लोथल से। कहाँ से मिलती है, हड़प्पा के लोथल क्षेत्र से मिट्टी का हल मिलता है, ऐसी हमें जानकारी मिलती है। परंतु हल की मिट्टी की प्रतिकृति हमें कालीबंगा में हमें कहीं भी नहीं मिलती है। जुते हुए खेत के जरूर हमें प्रमाण मिलते हैं, परंतु मिट्टी का जो हल मिला है ना, वो हमें हल मिलता है लोथल से मिलता है, ना कि हमें कालीबंगा से मिलता है। परंतु ऐसे प्रश्न बनते हैं, ये होता है आदमी का कंसेप्ट। और जब ये कंसेप्ट वाली आप चीजें पढ़ लोगे ना, तो आपको इतिहास की चीजें कभी बोझ नहीं लगेगी। आपको लगता होगा ना कि इतिहास बहुत कठिन है, सिर्फ फैक्ट ही रटने होते हैं, फैक्ट रटने नहीं होते हैं। कुछ चीजें समझने वाली है, कुछ चीजें फैक्ट वाली होती हैं। फैक्ट वाली चीजें अस्थायी है, परंतु जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो फिर ये चीजें स्थायी हो जाएगी। फिर इतिहास का विषय आपको कभी बोझ नहीं लगेगा, बहुत आनंद आएगा, और उस विषय में आपको जीने में इतना आनंद आएगा कि वो बात ही अलग है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ से सीखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये तो बेसिक प्रश्न मैंने डाला था कि किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा था। तो तृतीय राजधानी किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने कहा था कि कालीबंगा जो है
तृतीय राजधानी किसकी है, वो तो हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने कहा था। ये तो बिल्कुल ही बेसिक प्रश्न है, ठीक है। हाँ, ये भी लाइट, ये प्रश्न लाइट बन चुकी है परीक्षा में, मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि पीछे कोई चीज नहीं छूटनी चाहिए, साथ साथ में अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। किस सभ्यता स्थल से फर्श में मतलब आंगन में लगी अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है, तो वो कौन सा हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा के क्षेत्र से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से एकमात्र, याद रखना, एकमात्र स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जहां से हमें फर्श पर अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। तो ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है और परीक्षा में यह चीज पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि अलंकृत ईंटें कहां से प्राप्त होती है, हड़प्पा से। हड़प्पा का कौन सा स्थल, कालीबंगा का स्थल, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अब ये चीज आप समझना, मेरे अनुसार ये स्टार लगा कर अपनी कॉपी में मैंने एक शर्मा एंड पावा से एक चीज ली है, आप समझना। ये जो मण मूर्तियां ना, मण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां, ये हड़प्पा कालीन है, याद रखना। देखो मर्द बांड प्राप्त हुए ना, वो प्राग हड़प्पा कालीन है, और जो मण मूर्तियां प्राप्त हुई है ना, वो हड़प्पा कालीन है, याद रखना। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और यहाँ से 2 या 3 लाइन अपनी कॉपी में स्टार लगा के लिख लेना कि सांस्कृतिक बातें, कालीबंगा में मिट्टी से निर्मित अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई। प्राप्त मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मूर्ति आक्रामक सांड है। ये तो स्टार लगा के लिख लेना कि कालीबंगा से जो मण मूर्ति प्राप्त हुई है वो कैसी है, आक्रामक सांड की, मतलब ऐसे हमला करते हुए सांड को दिखाया गया है। इस मूर्ति को देश निश्चित कहा जा सकता है कि हड़प्पा एवं कालीबंगा सभ्यता में अच्छे मूर्तिकार थे। आक्रामक सांड का गठन इस प्रकार किया गया है कि लड़ने के लिए लगभग ये जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये इसके अलावा बेलनाकार शील, अंकित पैमाना तथा एक मानव आकृति यहाँ से मिलती है। तो बेलनाकार सील भी स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। लगभग कालीबंगा, ठीक, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊंट की हड्डियां, देखो ऊंट की हड्डियां, हिरण के सींग का भी उल्लेख यहाँ मिलता है, तो अत्यंत उपयोगी जानकारी है। तो आक्रामक सांड की मण मूर्ति आप स्टार लगा के लिख लेना, और बेलनाकार सील यहाँ से स्टार लगा के लिख लेना। मण मूर्ति में ये बहुत लाइन महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और ये चीजें किताबों में दे रखी है, गाइडों में ये चीजें नहीं मिलती, इतना कंसेप्ट नहीं मिलता है। अगर इतना पढ़ लोगे ना, इतना, फिर कुछ नहीं बचता है। आपकी हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने की, आपकी क्षमताएं, मैं तो खुद कहता हूं कि आप ऑथेंटिक किताबें पढ़िए, अपनी अंदर की क्षमताओं को विकसित कीजिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। ये चीजें मुझे बताने क्यों पड़ रही है, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो। भाई ये चीजें आप पढ़ लोगे तो फिर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, मेन चीज तो ये है। तो आप हो सके तो एक किताब ऑथेंटिक रखा करो पढ़ने के लिए, ताकि ये चीज, अब आपको किताब में एक चीज दे रखी है कि आक्रामक सांड की मूर्ति, सिर्फ एक लाइन दे रखी है गाइड में। अब आपको ये चीज भी तो पता होनी चाहिए ना भी साथ में और क्या चीजें हैं। असंख्यित पैमाना, मानव आकृति, बेलनाकार शील प्राप्त होती है, ऊंट की हड्डियां यहाँ प्राप्त होती है, कुबुर वाले बैल की हड्डियां भी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, यह भी यहाँ से मिलता है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 या 3 लाइन यहाँ से अपने कॉपी में आप ऐड कर लेना मेरे अनुसार, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था, है ना, देखो ये चीज मैंने बताई थी। देखो ये है, ये कालीबंगा के 2 स्तर है, सॉरी 2 भाग है। ऊपर चल रही है घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी के निचले वाले पेटे के द्वारा लगभग ये विकसित हुई थी। ये है ध्रुव भाग, ठीक, ध्रुव क्या कह सकते हैं कि टीला। ये लोअर सिटी, निचला क्षेत्र, निचला क्षेत्र, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दोनों ही, देखो परकोटा बना हुआ, देखो ये चीजें देखो, दोनों ही परकोटा बना है। और ये देखो यहाँ लगभग दक्षिणी भाग में, मैंने कहा था ना कि दक्षिणी भाग में क्या है, पश्चिमी दुर्ग के दक्षिणी भाग के अंदर क्या है, चबूतरे हैं। देखो चबूतरे, चबूतरों के ऊपर क्या थी, अग्नि वेदिकाएं थी, ठीक है। और ये है निचला वाला भाग, लोअर सिटी, ये भी
परकोटे से घिरा हुआ था, इसीलिए तो कहते हैं कि दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ क्षेत्र। दोनों ही बहुत लगभग सभ्यताओं में ये क्षेत्र एक ही परकोटे से घिरे हुए थे, परंतु कालीबंगा की विशेषता है कि परकोटे का दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव और निचला क्षेत्र दोनों ही अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे। ये इनकी विशेषताएं हैं। तो ये आज की क्लास थी और मैंने आपको प्रयास किया है कि कंप्लीट मैंने लगभग आपको यहाँ से बता दी है। कोई भी प्रश्न, मुझे नहीं लगता कि कोई नया प्रश्न बना और यहाँ से बाहर जाएगा, बहुत कम संभावनाएं हैं। इसलिए आज की क्लास मेरे लिए मेरे अनुसार बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। समझने का प्रयास करना और दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना, मेरे अनुसार आप जीत जाओगे। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो कल फिर मैं कालीबंगा पर 4-5 प्रश्न और बच गए हैं, जो अंतिम संस्कार की जो विधियां थी उसके लगभग प्रश्न बनाने हैं, तो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं ना, अपने साथियों को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको 1000 रुपये कोर्स लेके लोगे तो भी नहीं मिलने वाली। 10,000 का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, हजारों टेस्ट सीरीज ज्वाइन, तो वहाँ भी ये चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। तो जो चीज़ फ्री में मिल रही है ना, उसका आप आनंद लीजिए और अपने साथियों को भी यहाँ जोड़ सकते हो। उनको भी अपनी तैयारी में धार देने के लिए उसको मजबूत बना सकते हो। तो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।